हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट पीआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस भी ज़रूर देखें। और आज हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। एनसीईआरटी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो आज हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अब मैं आपको पैडागॉजी के क्वेश्चंस करवाऊंगी। और अगर आपने आज तक की क्लास देख ली है, कंफर्म हो जाएगी कि 15 में से 12 या 13 मार्क्स आपके कंफर्म आएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। यही सेम सीक्वेंस होता है। क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके दे देते हैं, लेकिन पैटर्न यही होता है। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। ओके फ्रेंड्स, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। द डिफरेंट पैटर्न ऑन द स्किन ऑफ एनिमल आर। कि एनिमल की स्किन पे जो डिफरेंट पैटर्न होता है उससे हमें क्या पता चलता है। ऑप्शन 1, एन इंडिकेशन ऑफ देयर फिजिकल स्ट्रेंथ। उनके फिजिकल स्ट्रेंथ का पता चलता है। सेकेंड, ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, या फिर लाइट का जो रिफ्लेक्शन है उससे उनके बॉडी के पैटर्न में कुछ चेंजेस आते हैं। या फिर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन, या फिर उनके बॉडी में जो हेयर है उसके स्किन से हमें कुछ पता चलता है। ड्यू टू द वेदर कंडीशन दे लिव इन, या फिर उनका जो वेदर कंडीशन होता है उसके वजह से उनके पैटर्न जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो बताइए, हमें उनके बॉडी के पैटर्न से फिजिकल स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता, रिफ्लेक्टेड लाइट का कुछ पता नहीं चलता, और वेदर कंडीशन की वजह से उनके पैटर्न डिफरेंट होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। उनके बॉडी पे हेयर होता है, उससे हमें पता चलता है। क्या पता चलता है, नोट करिए आप। जिस एनिमल के बॉडी पे हेयर्स होते हैं और जिनके ईयर्स आउटसाइड होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, बर्थ देते हैं यंग वंस को, वो बेबी को बर्थ देते हैं। ठीक है जी, आप नोट कर लीजिए। हैव हेयर ऑन देयर बॉडी एंड ईयर आउटसाइड, दे बर्थ यंग वंस। यंग वंस, ठीक है। और जिनके हेयर नहीं होते, जो जिनके बॉडी में हेयर नहीं होते, नो हेयर, नॉट ईयर आउटसाइड, ईयर्स आउटसाइड, दे ले एग, ये दे ले एग्स। वो एग्स मतलब वो पहले एग देते हैं, उसके बाद उसमें से बेबी आता है। ओके, तो ये 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, people who have been living in the forest for at least 25 years have a right to the forest land and what is grown on it. This is mandatory by। हमें बताना है, जो लोग 25 ईयर्स से फॉरेस्ट में रह रहे हैं या फिर फॉरेस्ट में जो भी खेती कर रहे हैं, वो एरिया वो उनका हो जाता है। ये मतलब कंपलसरी है कि जो 25 ईयर्स से ज़्यादा फॉरेस्ट में रह चुका है, तो वो जिस एरिया में वो रह रहा है वो एरिया उसका हो जाता है। ठीक है, वो लैंड उसका हो जाता है। वो जो क्रॉप जिस एरिया में उगाता है वो एरिया भी उसका हो जाता है। तो ये किस राइट में ऐसा कहा गया है। ऑप्शंस है, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, सेकेंड द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, ऑप्शन 4 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बिल 2012। तो बताइए, ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर में नहीं दिया गया था, लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी नहीं है, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में भी नहीं है। ये है द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। ठीक है, तो 2007 में जो एक्ट आया था उसमें बताया गया था कि जो भी फॉरेस्ट में रह रहा है या फॉरेस्ट के जिस भी एरिया में वो कोई खेती कर रहा है तो वो एरिया उसका हो जाता है। 25 ईयर्स से जो उस एरिया में रह रहा है वो एरिया उसका हो जाता है। ओके,
तो ये आप जरूर याद रखिए, ये एक्ट से क्वेश्चन आते हैं, और अगर एक्ट से क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिसीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें मच्छरों के काटने से वो डिसीज हमें हो जाती है। ठीक है, ऑप्शंस हैं मलेरिया, ओके, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है तो ये ऑप्शन ठीक है। एच आई वी एड्स मच्छर के काटने से नहीं होता, डेंगू मच्छर के काटने से होता है, तो HIV/AIDS की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड में भी HIV/AIDS दिया हुआ है, इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड में डेंगू दिया हुआ है, तो डेंगू मच्छर के काटने से ही होता है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, और चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से होता है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में देखिए टाइफाइड, टाइफाइड कैसे होता है, गंदे पानी के कंजप्शन की वजह से होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें मेरे चैनल वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। पिचर प्लांट या फिर नेफिंथिस। पिचर प्लांट मैंने आपको एक बार और पढ़ाया था कि पिचर प्लांट का क्या होते हैं। पिचर प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्टिवोरियस होते हैं, इंसेक्टिवोरियस। ठीक है, जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट होते हैं वो पिचर प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। अभी हम ऑप्शंस देखते हैं। इज नॉट फाउंड इन इंडिया, इंसेक्टिवोरियस प्लांट इंडिया में नहीं मिलते। सेकेंड ऑप्शन, क्लेवरली ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स इंसेक्ट एंड माइस, या फिर वो लोग चालाकी से चूहों को, कीड़े मकोड़ों को और मेंढकों को फंसा के उन्हें खा जाते हैं। ऑप्शन 3, एमाइट साउंड ऑफ हाई पिच टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, या फिर वो आकर्षित साउंड निकालते हैं और कीड़े मकोड़ों को अपने पास बुला के उन्हें खा जाते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से, इन 4 में से ठीक है। देखिए, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, पिचर प्लांट जो है वो इंडिया में है। ठीक है, तो ये जो है ना, इज नॉट फाउंड इन इंडिया, तो ये गलत हो जाएगा। इंडिया में कहाँ पे है, मेघालय में, मेघालय, मेघालय में पिचर प्लांट है। ठीक है, इंसेक्टिवोरियस प्लांट मेघालय में है। फिर क्लेवरली ट्रैप एंड ईट फ्रॉग इंसेक्ट एंड माइस, यस, ये लोग माइस मतलब चूहों को भी खा जाते हैं, ऐसे ये प्लांट होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। देखिए, ये क्या करते हैं, जब ये इंसेक्ट्स को खाते हैं तो उससे इंसेक्ट्स को और मॉस्किटोस को, कीड़े मकोड़ों को खाने से क्या होता है, इन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, न्यूट्रिशन, इसी ये अपना कोई फूड नहीं बनाते, और ये इंसेक्ट्स और माइस वगैरह को ही खा के अपने प्लांट में न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ईटेबल्स इज रिच इन आयरन। हमें बताना है कि कौन से ऐसी चीजें हैं इन 4 ऑप्शंस में से जो कि हमें आयरन देती है भरपूर मात्रा में। देखिए, ऑप्शन नंबर 1, आंवला, स्पिनच, पोटैटो। आंवला तो आयरन देता है, स्पिनच भी आयरन देता है, लेकिन आलू जो पोटैटो है वो हमें आयरन न देके क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंवला, पोटैटो, टोमेटो, ठीक है, इसमें भी पोटैटो है, पोटैटो हमें आयरन नहीं देता। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कैबेज, ओकरा एंड जैगरी, तो फिर कैबेज हमें आयरन नहीं देता, ओकरा हमें आयरन नहीं देता, बट जैगरी हमें आयरन देता है, लेकिन ये 2 ऑप्शन गलत हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है आंवला, स्पिनच एंड जैगरी। देखिए, आंवला से भी हमें आयरन मिलता है, स्पिनच से भी, जो पालक होती है उससे भी हमें आयरन मिलता है, और जैगरी मीन्स कि गुड़, गुड़ से भी हमें आयरन मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, almost in every part of our country, chilies are added while cooking food. Chilies were brought to our country by the traders who come from. हमें बताना है
कि अभी आज के टाइम में हम लोग जो मिर्ची का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी कंट्री से हमारे देश में लाया गया था। ऑप्शंस हैं साउथ अमेरिका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान से नहीं लाया गया था, ऑस्ट्रेलिया से नहीं लाया गया था, अफगानिस्तान से नहीं लाया गया था। मिर्ची को लेके आया गया था साउथ अमेरिका से। ठीक है, चिली कहाँ से आया था? साउथ अमेरिका से। ओके, और हमें क्या पता होना चाहिए? यूरोप से हमें क्या क्या मिला था? यूरोप से हमें मिला था कैबेज, जी, ठीक है, कैबेज एंड पी। ठीक है, और अफ्रीका से हमें क्या मिला था? अफ्रीका से हमें मिला था कॉफी। ठीक है, अफ्रीका से कॉफी आया था इंडिया में, और भिंडी आया था। ठीक है, और और बताइए साउथ अमेरिका से क्या क्या मिला था हमें? साउथ अमेरिका से हमें चिली मिला था, और पोटैटो मिला था, एंड टोमेटो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इस जगह से मिली थी। ये पॉइंट्स आप बिल्कुल याद रखिए, इन्हें नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) recommended environment studies to be taught as an integrated curriculum area at the primary level? किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ने पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की थी? हमें बताना है कि ईवीएस को एजुकेशन के अंदर शामिल करने के लिए किस एनसीएफ ने बोला था। ठीक है, तो बताइए, ऑप्शंस है एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1975 या फिर एनसीएफ 2005। बताइए, एनसीएफ 1988 में नहीं हुआ था, एनसीएफ 1975 में भी रिकमेंड नहीं हुआ था, एनसीएफ 2005 में भी रिकमेंड नहीं हुआ था, ये हुआ था एनसीएफ 2000 में। और एनसीएफ 2000 में क्या रिकमेंड किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। तो ये भी हमें याद रखना है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन के रूप में ईवीएस को शामिल किया गया था एजुकेशन में, और सर्व शिक्षा अभियान वो भी लागू किया गया था एनसीएफ 2005 में। ओके, तो ये 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इज। हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी एबिलिटी ऐसी होती है जो हमें डिस्टेंस, डायरेक्शन और प्लेसेस की नॉलेज देती है। बताइए कौन सी स्किल होती है? मैपिंग स्किल होती है, पोजिशनल स्किल होती है, ग्राफिक स्किल होती है या फिर डायरेक्शनल स्किल होती है। बताइए किस स्किल से हमें डायरेक्शन, प्लेसेस और डिस्टेंस का पता चलता है? तो ये हमें पोजीशन स्किल से पता नहीं चलता, ग्राफिक स्किल से पता नहीं चलता, डायरेक्शनल स्किल से पता नहीं चलता, ये हमें मैपिंग स्किल से पता चलता है। अगर किसी बच्चे को मैपिंग आती है तो उसका मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें उसको अपने आप आ जाती हैं? बताइए, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है सराउंडिंग के बारे में, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में। ठीक है, और वो लोग इजीली पाथ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, इजीली अंडरस्टैंड पाथ और better understanding about world around us। और क्या पता चल जाता है? और विजुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है, विजुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप। ठीक है,
तो अगर किसी को मैपिंग आ जाती है तो ये सारी चीज़ें भी उसे अपने आप आ जाती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कैसे इन किन स्किल में बच्चा इजीली डायरेक्शंस को, पाथ को अंडरस्टैंड कर लेता है, या फिर वर्ल्ड के बारे में किस किस स्किल से हमें पता चल जाता है, जो हमारे आसपास की दुनिया है उसके बारे में किस स्किल से हमें पता चल जाता है, या फिर विजुअल अंडरस्टैंडिंग किस स्किल से हमारी डेवलप हो जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इन पॉइंट्स को भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट पर्पस डज ग्रुप लर्निंग सर्व इन एन ईवीएस क्लासरूम? हम ईवीएस क्लासरूम में ग्रुप लर्निंग किस उद्देश्य से करवाते हैं? ऑप्शंस है टू सेग्रीगेट हाई परफॉर्मेंस एंड लो अचीवमेंट स्टूडेंट्स एंड टू डू रेमीडियल टीचिंग। हम कम क्षमता वाले और अच्छी क्षमता वाले बच्चों को मतलब छांटने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए ऐसा करते हैं, और फिर उनको रेमीडियल टीचिंग देने के लिए ऐसा करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण देने के लिए उनको हम जज करने के लिए ग्रुप टीचिंग करते हैं, या फिर टू इनकलकेट वैल्यू ऑफ कॉपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर टू इनेबल ईच चिल्ड्रन पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड लर्न। या फिर हम क्या करते हैं, प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाने के लिए सहयोग और मिलकर काम करने के लिए मूल्यों को विकसित करना, ये उद्देश्य होता है। या फिर टू मैनेज स्टूडेंट्स इजीली एंड रिड्यूस वर्कलोड, या फिर छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और कार्यभार को कम करने के लिए ऐसा करते हैं। बॉय एंड गर्ल कैन लर्न सेपरेटली, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकें, इसके लिए ऐसा करते हैं। बताइए, ये ऑप्शन तो सबसे पहले गलत हो जाएगा। और अपना काम करने के लिए ऐसा ग्रुप लर्निंग करवाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। और बच्चों की परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें अलग अलग करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक है। टू इनकलकेट वैल्यूज ऑफ कॉपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर टू इनेबल ईच चिल्ड्रन पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड लर्न, कि हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे और एक्टिव लर्निंग करे ग्रुप में रह के, इसके लिए हम ग्रुप लर्निंग करवाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और आज के लास्ट क्वेश्चन के साथ आज हम एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं, कल से हम पेडागोजी पढ़ेंगे। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? हमें बताना है कि फूड प्रिजर्वेशन में कौन सा एक रॉन्ग मैच है, ठीक है। ऑप्शन 1 है रॉ मैंगो टू पिकल, अगर हम कच्चे आम को पिकल बना दे तो वो ज़्यादा दिन तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ज़्यादा दिन तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटैटो को अगर हम चिप्स बना दें तो वो काफ़ी दिनों तक ठीक रह सकता है। मिल्क को अगर हम पनीर बना दें तो वो काफ़ी दिनों तक रह सकता है या नहीं, हमें बताना है। एप्पल को अगर हम जैम बना दें तो वो काफ़ी दिनों तक रह सकता है। तो देखिए, इसमें कौन सा रॉन्ग है मैच, वो है मिल्क एंड पनीर, ठीक है। मिल्क और पनीर को अगर हम प्रिजर्व करते हैं, मिल्क से अगर हम पनीर में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक नहीं प्रिजर्व रह सकता, क्योंकि पनीर भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 डेज तक ही ठीक रहता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो मिल्क और पनीर का जो मैच है ये रॉन्ग मैच है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, ठीक है। हमें इसमें नॉट बताना था, ठीक है। नॉट वाले क्वेश्चन जो है हमें बहुत ध्यान से करने हैं, क्योंकि नॉट वाले क्वेश्चन में अगर हम नॉट को इग्नोर कर देते हैं तो हम गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे 1 मार्क्स लॉस हो जाते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।